हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, डेली शाम को 6 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम हिंदी के मिक्स क्वेश्चन कवर करते हैं जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जॉब मंत्रा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। शाम को 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, शाम को 7 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और शाम को 8 बजे कंप्यूटर की क्लास चल रही है और दोपहर 12 बजे डेली होता है आपका एक टॉपिक। किसी भी टॉपिक को पकड़ के फ़िलहाल हम स्टैटिक जीके कवर करा रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्लासेस लेना न भूलें अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप हमारी सारी क्लासेस के साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है और आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं हम। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक जुड़े रहना है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपको नोट कर लेने हैं, तो आपके साथ में एक कॉपी और एक पेन होना अनिवार्य है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। बताना है आपको कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। द्रविड़ भाषाओं की, तिब्बती भाषाओं की, लैटिन भाषाओं की या उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। अब आप दोस्तों देख सकते हो कि हमारे प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो किस लेवल के होते हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके संभावित क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हमारे होते हैं ये सेम टू सेम आपको ऐसे ही ऑप्शन के साथ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बताना है आपको कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये है द्रविड़ भाषाओं की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ द्रविड़ भाषाओं की देन है। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ए और आ, ई और ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अंग और अह। तो देखिए, जब वर्णमाला मैंने आपको कराई थी तो बहुत अच्छे से समझा दिया था और आपको देखते ही समझ भी आ गया होगा कि अंग और अह जो होते हैं ये होते हैं आपके आयोगवाह वर्ण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43। अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण होते हैं और अल्प वर्ण होते हैं। ये आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि अघोष कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि अघोष वर्ण होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि से है, ये 4 वर्ण बिल्कुल अलग आते हैं जो ऊष्म या संघर्षी भी कहलाते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर पता नहीं लगा सकते थे कि हमारा से होगा, ए होगा, जय या है। अगर आपको ये सब कन्फ्यूज़न, ये सब डाउट्स क्लियर करने हैं अपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ से जा कर के आप पहली 3 वीडियो वर्णमाला की ही हैं जो आपको ट्रिक के साथ कराई थी और आप उनको कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले जा कर के वो वीडियोस देख लेनी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 या 4।
तो बताना है आपको कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर होते हैं 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो देखिए, भ्रमर होता है तत्सम और भंवरा होता है तद्भव शब्द। जहाँ पर भी आपको ये वाला रे, रीरी, पृथ्वी वाला रे, ऊपर वाला रे, पेट, चीरा से इस तरह के शब्द दिखते हैं वो आपके हो जाते हैं तत्सम शब्द। और जहाँ आपको चंद्र बिंदु दिखता है उसकी 99% वो होता है तद्भव शब्द। अब मैंने 99% क्यों बताया, 100% क्यों नहीं बताया? क्योंकि कुछ अपवाद भी हैं। अगर आपको कोई मिल जाता तो फिर आप वही बात बोलते कि सर आपने तो ऐसा बताया था और ऐसा हो गया, फिर आपको लगता कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने 99% संभावना बताई है कि जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे वहाँ पर होता है आपका तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दीठी का तत्सम रूप क्या है? दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या दृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए दृष्टि। तो दृष्टि की शुद्ध वर्तनी होती है ये। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी, भागीरथी या भगीरथी या फिर भागीरथी। कौन सी मात्राएं किस शब्द पर सही लगी हुई हैं? भागीरथी होता है गंगा का पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द आपको कराए थे तो वहाँ से भी आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि मैं आपसे बताता रहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको नोटिस करके चलिए। अगर नोटिस करके चलोगे तो वहीं आपको अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो फटाफट पता चल जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आपकी हिंदी में, जैसे कि बर्तनी शुद्धि। तो जब आप एक एक शब्द पर ध्यान दे करके चलोगे तो वहीं से आपका क्लियर होता चलेगा कि हाँ इसकी शुद्ध वर्तनी क्या थी। और जैसे ही आपको गलत दिखेगा कहीं, फट से आपकी नज़र वहीं पहुँचेगी, ओहो ये गलत लिखा हुआ, ये तो इस तरह से लिखा जाता है। तो इसीलिए आपको जब पर्यायवाची शब्द कराए थे और आपने ध्यान से देखा हो तो भागीरथी इस तरह से लिखा जाता है, गै पे भी बड़ी की मात्रा और थे पे भी बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ब्रीहिणी, बिरहिणी, बिरहिणी या बिरीहणी। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का फटाफट राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये होता है बिरहिणी ना कि बिरीहिणी। बै पे छोटी की मात्रा और रै पे कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, है पे छोटी की मात्रा और अणे पे बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, सुशासन, संगम या आमरण। अब हिंदी का उपसर्ग बताना है। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं। इनकी संख्या आपको प्रत्येक बुक में हो सकता है अलग अलग देखने को मिल जाए। जब मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय कराए थे तो इतने अच्छे से पढ़ाए थे, सारे के सारे बताए थे कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं ये भी बताया था, और प्रत्यय के बारे में भी बताया था। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है आपकी 22, हिंदी के उपसर्ग होते हैं 10, उर्दू के उपसर्ग होते हैं 19, और जो आपके अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं उनकी कोई भी संख्या नहीं दी हुई होती। तो यहाँ पर अब बताना है आपको कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। छलिया, पठनीय व कहानी। बताना है कि इनमें कौन सा प्रत्यय निहित है। तो छलिया में होगा या प्रत्यय, पठनीय में होगा ये प्रत्यय। तो अब आपको देख लेना है कि कौन सा कहाँ आ रहा है, और कहानी में होगा आपका आनी प्रत्यय। तो अब बताना है कि या और ये भी पठनीय, तो ये होगा ये और ये होगा आनी। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रत्यय जब आपसे पूछा जाए या उपसर्ग पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उनको निकाल लेना है, उनमें देख लेना है कि क्या क्या प्रत्यय या क्या क्या उपसर्ग बनेगा।
उसके बाद ऑप्शन को देखना है, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, उसके बाद आप प्रत्यय या उपसर्ग ढूंढ नहीं पाते हो। तो सबसे पहले अपने निकाल लेने हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई सा गलत बैठता तो ऐसा तो है नहीं कि तीनों के तीनों गलत बैठेंगे। अगर आपके तीनों गलत होते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस आपने बुक से तो कर रखी होगी या अलग और बाकी की वीडियो से। एक बार हमारी वीडियो भी देखना, और उसको देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी रह जाए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि हमें अपने ऊपर और अपनी जो क्लासेज है, अपने कंटेंट के ऊपर इतना विश्वास है कि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं, रचना के, शब्द या अर्थ के। तो दोस्तों आपको पता होगा, जब कोई वाक्य दिया होता है तो उसी में पूछता है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और इस वाक्य में विधेय क्या है। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हुए? तो उद्देश्य और विधेय अंग हुए आपके वाक्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। अब देखिए, अब इस वाक्य में आपको खुद से पता चल जाएगा कि उद्देश्य क्या है, और जो बाकी का आपका बचेगा वो बचेगा विधेय। तो छक्के, तेंदुलकर, ओवर या फिर 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर। जो आपका कर्ता होता है वो होता है आपका उद्देश्य, और जो बाकी का रह जाता है वो हो जाता है आपका विधेय। अब बात कर लेते हैं कि अगर विधेय में आपको अलग अलग छांटने हो तो आप किस तरह से छांटोगे। तो देखिए, छक्के, 5, इस तरह से में, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई। देखिए, छक्के ये तो हो जाएगा आपका संज्ञा, 5 हो जाएगा ये विशेषण, में हो जाते हैं आपके अव्यय शब्द हो जाते हैं। तो इसी तरह से ओवर भी संज्ञा हो जाएगा और एक इसका विशेषण हो जाएगा, और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब मैंने आपको बताया था कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे पता करना है, उनको वाक्य में प्रयोग करके। तो अभी हमको स्त्रीलिंग बताना है, तो हम स्त्रीलिंग की ही बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा उत्साह, तो उसका उत्साह घट गया या फिर बढ़ गया, ना कि घट गई या बढ़ गई। तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन चक्रव्यूह, तो उनका चक्रव्यूह या उनकी चक्रव्यूह। जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था तो आप उसको बोलोगे कि उन सब ने मिलकर चक्रव्यूह बनाया या चक्रव्यूह बनाई। तो चक्रव्यूह बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गया। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, उसकी या उनकी भी बोल सकते हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई या मृत्यु हो गया, तो आप बोलते हो कि मृत्यु हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा। और दृढ़ संकल्प, तो संकल्प आप पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका संकल्प या उसका संकल्प या उसकी संकल्प। इस तरह से आप इसको वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हो। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन गायब है, तो चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वो ऑप्शन वो नीचे पहुँच गया, तो आपका डी ऑप्शन है 5। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में बताना है कि कितने प्रकार के वचन होते हैं, 3, 2, 4 या 5। तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े न हो सकें,
या जिनको हम अलग अलग ना कर सकें। यौगिक होते हैं, यौगिक यानी योग से ही आपको समझ आ जाएगा कि दो शब्दों से मिलकर बने शब्द यानी योग से बने शब्द यौगिक शब्द, और जितने भी बहुब्रीहि शब्द होते हैं उनके सभी के एग्जाम्पल आपके योग रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। तो बताना है आपको कि दिन है, आँख, विज्ञान या घोड़ा, तो रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी प्लस के ज्ञान। तो यहाँ पर इसके टुकड़े हो गए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगर आप दिन के करोगे तो दी प्लस के नए यानी कि कुछ भी नहीं बचा। आँख के करोगे तो यानी कि आन प्लस के खे, अगर आप इसका कुछ भी कर सकते हो, या हो जाएगा आँख प्लस के खे, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। और घोड़ा का अगर आप संधि करते हो यानी कि उसका अलग अलग करते हो, खंडित करते हो उसको, तो घो प्लस के ड़ा, वो भी आपका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब आप विज्ञान के करते हो तो बी प्लस के ज्ञान आराम से हो गया। तो इसी तरह से आप इनको करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योग रूढ़ से ही आ गया, तो योग रूढ़ शब्दों की पहचान कीजिए। घर कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। मुँह रूढ़ शब्द। पीताम्बर, पीताम्बर बहुब्रीहि समास, फटाफट लगा दीजिए योग रूढ़ शब्द। बचा आपका सामाजिक, तो समाज प्लस के इक, तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वह आजकल दिल्ली में है। तो रेखांकित शब्द है आपका आजकल। बताना है कि आजकल में क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आजकल दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि फिर से 58 और 58, कोई बात नहीं, ये आपका 59 मान लीजिए, शायद हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो। तो चलिए बताना है आपको कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर नीचे करके क्यों देखा। मैं ये देख रहा था कहीं दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, पिछले में कुछ और बताना था, इसमें कुछ और बताना है। तो इसमें बताना है आपको कि अन्य पुरुष सर्वनाम, सर्वनाम में भी अन्य पुरुष बताना है। आपके 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम, और अन्य पुरुष में आ जाता है आपका वह, वे, ये, इस तरह के शब्द आपके, मतलब बाकी के जो भी बचे हैं, जैसे इंग्लिश में आते हैं ही, सी, इट, दे, यानी कि बाकी, यानी फर्स्ट पर्सन में आ गया मैं और हम, सेकंड में आ गया सिर्फ और सिर्फ तुम। तो बचे कितने, यानी जो भी इसके अलावा बचते हैं इन पर फोकस कीजिए कि मैं, हम पहले, यानी कि सबसे पहले तो आप खुद हो। सोचते हो ना कि मुझसे बड़ा कौन है, यानी कि हम सबसे बड़े हैं, यानी कि मैं। तो पहले मैं, उसके बाद कोई और आएगा दूसरा व्यक्ति, और बाकी फिर तीसरा तो कोई भी हो, क्या लेना देना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, एक सेकंड, मैंने एक वचन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि समझाने के चक्कर में रह जाता है। तो अगर आपका एक वचन भी बोला गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका वह होगा, क्योंकि बे हो जाएगा बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, मेरी तरह आपको गलती नहीं करनी है। जिस तरह से मैं भूल गया था, यानी कि आपको समझाने के चक्कर में, उस तरह से आपको एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी कभी। फिर बाद में मेरी तरह देखो और बोलो ओहो ये तो हमसे 1 नंबर की गलती हो गई। तो देखिए मैंने तो यहाँ पर ध्यान दे लिया और मैंने सही कर लिया, लेकिन अगर आपने एक बार OMR में टिक कर दिया तो फिर आपका सही नहीं होगा। तो इसलिए गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उनके लिए रोते रहना चाहिए। अगर आपसे कहीं पहले गलती हुई है तो ये ध्यान रखें कि वही गलती सेम आपसे अगले टाइम ना हो। तो यहाँ से मुझसे गलती हो गई, तो देखिए इंसान को देखकर भी अगर इंसान नहीं सीखे तो फिर वो बेवकूफ़ है, वो इंसान नहीं है। अगर मुझसे गलती हुई है तो आप यहीं से सीख जाइए, अपने खुद की गलती करने का इंतज़ार मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो यह साड़ी नई है, तो इसमें बताना है आपको कि नई शब्द क्या है। तो नई शब्द हो जाएगा आपका विशेषण। ये बता रहा है साड़ी, नई शब्द बता रहा है साड़ी की विशेषता।
और यहाँ पर देखिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपको पता नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम नहीं होगा, ये होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। जहाँ भी आपको वाक्य मिलता है उसमें सभी चीज़ देख के चलिए कि है क्या है, तो है आपकी सहायक क्रिया, नई क्या है, नई है आपका विशेषण, साड़ी है आपकी संज्ञा और यह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। अगर इस तरह से आप उस क्वेश्चन को पूरे को खोल करके उसका पोस्टमार्टम करके चलोगे, तब आप कभी भी किसी भी टॉपिक में, मतलब हिंदी की बात कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सर्वनाम तो इसमें है ही नहीं, विशेषण इसमें नहीं है, क्रिया इसमें दी नहीं गई और ना ही इसमें क्रिया विशेषण दिया गया है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है कि नई शब्द क्या है, सीधे सीधे विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या किसी वस्तु की बहुतायत। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा करना, यानी कि लात जूते और घूसे सब कुछ बजा देना, तो वो हो गया आपका जूतम पैजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। तू डाल डाल और मैं पात पात। खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो आपको समझ आ गया होगा कि तू डाल डाल और मैं पात पात, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अब आ जाते हैं आपके थोड़े खतरनाक से क्वेश्चन, क्योंकि अब आ चुके हैं आपके लिए अलंकार। 63 और 64 क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि अलंकार क्या दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज फिर से 2 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे सर, जिन बच्चों ने हमारी अलंकार की क्लास देख रखी है उनको समझ आ गया होगा कैसे, क्योंकि कल के प्रैक्टिस सेट में भी अलंकार पढ़ाए हुए आए थे, परसों के प्रैक्टिस सेट में भी अलंकार पढ़ाए हुए आए थे और आज के प्रैक्टिस सेट में भी अलंकार पढ़ाए हुए ही आए हैं। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हो कि एक बार क्लास में पढ़ाए, उसके बाद अलंकार की प्रैक्टिस कराई, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट में 10 अलंकार आपको अलग से पढ़ाए। अब डेली प्रैक्टिस सेट में भी आपके 2 अलंकार आ रहे हैं और वो भी पढ़ाए हुए में से ही आ रहे हैं। तो यकीन मानिए, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आपको इस प्रैक्टिस सेट में अलंकार देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह से आपको अलंकार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सेम हूबहू इसी तरह से रखे हुए आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। कमी है सिर्फ आपके देख लेने की। इस तरह से आपको अलंकार कराए हैं कि ना कोई एक कन्फ्यूज़न, ना कोई डाउट और ना ही ये वाली शिकायत है कि कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहते हैं अलंकार। एक बार वीडियो जाकर देखिए तो सही। बताना है कि 63 में कौन सा अलंकार होगा। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। अब आपको जब मैंने पिछली बार कराया तब भी समझाया था कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, जहाँ पर पूरा पूरा मान लिया जाए। अगर होता तारा सी उषा नागरी या इस तरह से सा सम सी होता तब आपका उपमा था। अगर आपका एक शब्द के दो समान शब्द होते, यानी कि एक शब्द वही शब्द दूसरी जगह होता और यानी कि कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि समान शब्द अगर एक से अधिक बार आए, यानी कि 2 बार मान लीजिए, और दोनों का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, तब आपका यमक, और किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति तो आपका अनुप्रास अलंकार। बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हिंदी टॉपिक वाइज सबसे लास्ट में आपको अलंकार की ही वीडियो मिलेंगी और सबसे पहले वर्णमाला की। नेक्स्ट है 64। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये भी आपको कराया था, तो फटाफट आंसर टिक कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 64 में अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार।
अब ये भी आपको मैंने बताया था वीडियो में कि अनुप्रास का कौन सा भेद है। अगर ये सब जानना चाहते हो तो जा करके देख लीजिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो भाइयों ये तो आपका इधर उधर हो गया, क्योंकि ये इस तरह से नहीं है। ये है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो ये इस तरह से था, तो ये हो गई है आपकी थोड़ी सी गड़बड़। तो आपको पढ़ लेना है, हालांकि मैंने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइपिंग में हो जाती है, क्योंकि जब मैं PDF कन्वर्ट करता हूँ तब ये गड़बड़ हो जाती है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन इधर रखा हुआ भी मिलता है, तो वो यहाँ से यहाँ हो जाता है, क्योंकि पहले एक प्लेन स्लाइड पर बनते हैं और उसके बाद जब ये PDF में कन्वर्ट होती है तो उसके पेज बन जाते हैं। तो इस चक्कर में जो नीचे ऊपर वाले होते हैं तो ये इधर उधर हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपना आंसर कीजिए। आपको बता ही दिया मैंने क्या लिखा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, सोरठा, कवित्त, दोहा या रोला। पिछली वीडियो में मैं ये सारी मात्राएं आपको बता चुका हूँ, तो इस बार फटाफट बता दीजिए। आपको रस और छंद कराने बाकी रह रहे हैं, तो ये मैं आपको जल्द ही कराऊंगा, क्योंकि आपको इनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए फटाफट। सोरठा, कवित्त, दोहा या रोला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, सोरठा। अब देखिए छंद को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि उस पर मात्रा लगा करके देख लीजिए, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 और 67। निम्नलिखित पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोनों में आपको बताना है क्या है। तो इस बार फिर से आपका अलंकार आ चुका है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी मधामत, महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार बताना है कि कमल नयन। देखिए अब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो सिर्फ 2 वर्ड देखकर ही आप पहचान सकते हो कि कौन सा अलंकार है। इतने अच्छे से आपको कराए थे। तो देखिए कमल से नयन नहीं है, कमल नयन है। तो कमल नयन रूपक अलंकार, क्योंकि मान लिया गया है पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 5 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता के चलता हूँ और क्वेश्चन को डिटेल में समझा करके। तो चलिए अब बताइए कि 68 और 67 तक, 68, 69 और 70 तीनों में रचना दी गई हैं और रचयिता के नाम 4 विकल्पों में दिए गए हैं। आपको देखकर पहचानना है कि कौन सी किसकी रचना है। तो सबसे पहले और सबसे आसान, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि किसकी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69, ध्रुव स्वामिनी। अब आपको देखिए रचनाएं कराई थी। अब मैं देखिए आपको ये दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो भी आपको टॉपिक कराए थे कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिससे क्वेश्चन नहीं फंस रहा हो। कोई भी हमारा टॉपिक वेस्ट नहीं गया है। आप इसकी अहमियत समझोगे तब जब इसको पढ़ लोगे और अपने एग्ज़ाम में जाकर के जब सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ वाकई में कंटेंट अच्छा था। रचना कराई थी, वहाँ पर हमने आपको ट्रिक कराई थी कि जब वो लड़की धोखा दे जाती है, किसको दे जाती है, और जाकर के ध्रुव की स्वामिनी बन जाती है। ध्रुवों पर जो राजा होते हैं तो उनको स्वामी कहते हैं और रानी होती हैं उसको स्वामिनी कहते हैं। तो ध्रुवों की स्वामिनी कौन बनी थी, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो बनी थी हमारी उर्वशी। और उर्वशी से आपको समझ आ गया होगा कि उर्वशी और जयशंकर जी के मंदिर गए थे और वहाँ से प्रसाद लिया था। तो देखिए जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद की उर्वशी भी है। तो यहाँ से आपको एक और मिल जाती है रचना की उर्वशी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो इसी तरह से आपको ट्रिक जो बताई थी, या ट्रिक समझ लीजिए या फिर उसको रिलेट करके पढ़ना समझ लीजिए। तो इसी तरह से आपको आपके एग्ज़ाम में भी याद आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको अप्लाई करके भी दिखा दिया
अगर आपने रचनाएं नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जा कर के देख तो लीजिए, फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रचनाएं मैं और भी बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। रानी केतकी की कहानी किसकी है? बृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या इंसा अल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक गद्यांश के क्वेश्चन है। अब गद्यांश हमारे सारे के सारे ज्ञान देने वाले गद्यांश होते हैं, क्योंकि मैं भी आपको ज्ञान बांटता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट गद्यांश पढ़ लेना है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है और ना ही वीडियो को छोड़कर भागना है, लास्ट तक देखना है। पता नहीं कहाँ किस जगह वीडियो में ट्विस्ट आ जाए और आपके काम की बात कहीं आपसे रह ना जाए। 5 मिनट की बात है, गद्यांश को पढ़ना है, वरना आपकी गलतियां आपके एग्ज़ाम में हो जाती हैं, फिर आप देखते रह जाते हो कि इतना आसान से क्वेश्चन के चक्कर में 1 नंबर मेरा चला गया, और वो लेकर के बैठ जाता है आपके एक क्वेश्चन को और, यानी कि 0.25 मार्क्स और आपके काट लिए जाते हैं। तो फटाफट अपना गद्यांश पढ़िए। गद्यांश पढ़ने का तरीका मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि जब आपको एग्ज़ाम में गद्यांश करना है तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है यानी कि गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे और उसके बाद गद्यांश पढ़ोगे तो गद्यांश पढ़ते पढ़ते ही आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। और पहले अगर आप गद्यांश पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में आप फोकस के साथ गद्यांश नहीं पढ़ते हो, बहुत जल्दी जल्दी और सरसरी नज़र से पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको समझ नहीं आता है। फिर आप पता क्या करते हो, चलिए मैं दिखाता हूँ आप क्या करते हो। आपने गद्यांश पढ़ लिया, फटाफट पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन पे गए। 71 क्वेश्चन, पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है। फिर पीछे आते हो, फिर देखते हो कि इसमें क्या बताया था कि क्या है, फिर आपको मिलता है, फिर अपना क्वेश्चन टिक कर, फिर दूसरे क्वेश्चन, मतलब यही आपका चलता रहता है। और 5 क्वेश्चन के लिए कम से कम आप 15 मिनट गवा देते हो अपनी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपने क्वेश्चन रीड करिए एकदम यानी सरसरी नज़र से, और उनके ऑप्शंस भी रीड करिए, उसके बाद पैसेज रीड करिए, और पैसेज रीड करते करते ही आप अपने आंसर दे दोगे। तो आपकी कितनी मिनट लगेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। तो 10 मिनट का फ़ायदा, इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो वही तो हम लोग करते हैं, स्मार्ट स्टडी। तो चलिए फटाफट अपना पैसेज पढ़ लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन बातें भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये बातें आपको समझाने के लिए। गद्यांश स्टार्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपसे बोला जाए तो हाँ भाई, मुझ में भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति और देश से प्रेम है, लेकिन जहाँ पर कुछ करने की बात आती है तो फिर सोचते हो मैं क्यों करूँ, बाद में देख लेंगे, वो कर लेगा, वो है तो खड़ा हुआ सामने। तो ये है आपकी देशभक्ति। सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में देखा गया था कि सर हम भी जाएंगे, और जब टाइम आया तो बोला पेपर होगा तो पेपर दे लेंगे, वरना बाकी की और एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों के लिए ये बात थी। आगे, देश प्रेम स्वाभाविक है, ये ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता किसी पे, ये अपने मन की भावना है, स्वयं की भावना होती है। आगे पढ़ते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपने निवास स्थान को भली भांति पहचानते हैं। आपने देखा होगा कि शाम ढलते ही सभी पक्षी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब घर इसलिए लौटते हैं क्योंकि उनको पहचान है, अन्यथा वो जहाँ रहते होंगे, मतलब दिन में जहाँ तक गए उड़े वहीं रुक जाएंगे, लेकिन वो वापस अपने घर लौट जाते हैं और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर तथा उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं, अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं, उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। तो देखिए, देश प्रेम क्या है ये आपको मैं समझा चुका हूँ। एक बार और बता देता हूँ कि धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश में रहते हैं, उसका हम पे ऋण है। देश के रीति रिवाजों को निभाते हैं, धर्मों का सम्मान करते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं। तो यही तो देश प्रेम है।
दूसरों की हेल्प करना, यही नहीं कि जा कर के बॉर्डर पे खड़े हो गए वही देशभक्ति है। गरीब व्यक्तियों की मदद करो, लाचार व्यक्तियों की सहायता करो, ये भी आपका देशभक्ति के अंतर्गत ही आता है। चोरी चकारी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को गलत मत बोलो, ये सब आपके देश प्रेम और देशभक्ति के ही अंतर्गत आएगा। आगे पढ़ लेते हैं कि किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप है आत्मोन्नति। हम उन्नत बनते हैं तो हमारे देश का मस्तक भी उन्नत होता है। मस्तक होता है सिर। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाना चाहिए। मानव मात्र में ये सभी सद्गुण प्रारंभ से ही होने चाहिए, यानी कि बचपन से ही। विद्यार्थी जीवन में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों, जब आप अभी तक पढ़ रहे हो तो आप अभी भी विद्यार्थी हो, तो अब आपके जो मस्तिष्क है यानी कि आपकी बुद्धि है उसका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, तो आप इस बात को जल्दी समझ जाओगे। तो देखिए, सारे पैसेज आपको नॉलेज देने वाले होते हैं, आपके व्यवहार पर रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि पैसेज से कुछ सीखोगे, कुछ आपका जाएगा नहीं। तो इसलिए वीडियो को डेली लास्ट तक देखना है, यानी कि पैसेज भी करना है। अब कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पैसेज पढ़ा, लेकिन देखिए घर बैठे हैं हम, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो हमने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पैसेज पढ़ा और मैंने आपको समझा करके पढ़ाया। लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, बाकी आपकी इच्छा के अनुसार है, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। मेरा काम था समझाने का। जो बच्चे समझना चाहते थे कि पैसेज को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, अलग से वीडियो देखते हैं, तो क्यों ना हम पढ़ते पढ़ते ही बाकी की नॉलेज भी ले लें। तो बताना है आपको पहला क्वेश्चन कि पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है। भोजन करना, कहीं भी नहीं बताया गया। दिन में जागना तथा रात में सोना, ऐसा भी कुछ नहीं। परिश्रम करना या अपने देश से प्रेम होना, तो प्राणी का स्वाभाविक गुण आपको जाहिर सी बात है बताया गया था कि अपने देश से प्रेम होना। तो देखिए, अब समझा के पढ़ाया तो आपको दिख गया और समझ भी आ गया, वरना आप जा करके पैसेज में ढूंढते, जैसा कि आपने ढूंढा था, अभी मैंने आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है। धरती माँ हमें अन्न देती है जिससे हमारा भरण पोषण होता है। देश की धरती पर रहने के लिए घर बनाते हैं, विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हैं या अपने हित के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, आपको नहीं पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये है आपका अपने हित के लिए कार्य करना, ये देश प्रेम से संबंधित नहीं है। अगर अपने हित के लिए आप काम करते हो तो आप हो स्वार्थी, लालची, तो ये देश प्रेम में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको लगा होगा कि बी ऑप्शन, तो इसको भी बता देता हूँ क्योंकि मेरा काम है आपके सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर करके चलना। हो सकता है कि आपको ने बी ऑप्शन ना टिक किया हो, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या हो, तो मैं बता दूं कि देश की धरती पर रहना और घर बनाना ये देश के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि हम देश के ऋणी हैं। और ऋणी इसलिए हैं क्योंकि हम उसी धरती पर रह रहे हैं, उसका अन्न खा रहे हैं, उस पर घर बना रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप आत्मोन्नति क्यों है। हम उन्नत होंगे तो हम सुखी रह सकेंगे, या हम उन्नत होंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, हम उन्नत होंगे तो हमारे पास खूब धन संपत्ति होगी, या हम उन्नत होंगे तो हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। तो देखिए, आपको साफ साफ यही लाइन दे रखी थी कि हम उन्नत होंगे तो हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा, बिल्कुल यही लाइन लिखी थी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता और आप जैसे ही वो लाइन पढ़ते तो सबसे पहले आप इसका आंसर डी टिक करते, बाकी के ऑप्शंस पे आपको गौर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ। देश की उन्नति के लिए हमें सभी को समता और सहृदय का पाठ पढ़ाना चाहिए, सभी का विकास करें, सभी का सम्मान करें या सभी पर विश्वास करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 75, आत्मोन्नति शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है। आ त अ में ओ न ए त ई। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, इन ऑप्शंस को आपको ही पढ़ लेना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको राइट आंसर बता देता हूँ।
कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आ हलंत वाले तय का मतलब होता है आधा, मैं उसके बाद ये होता है हकीकत में एक वर्ण जो होता है मैं, वो ये होता है हलंत लग के। आत्मोन्नति, इस वाले प्लस पर ध्यान नहीं देना है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन, नीचे आपकी आंसर की दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जॉब मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी आपने देख ही ली होगी कि आपको किस तरह से और किस लेवल की तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओनली टिक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।